चलिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सुनील राठौर ऐसे टारगेट एमपीपीएससी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों अभी जो मॉर्निंग में क्लास आई थी जिसमें हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में क्लास स्टार्ट किए थे। 15 नंबर का लेक्चर था और उसी क्रम में ये 16वें नंबर की क्लास आपकी हो रही है। ये क्लासेस आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग मैं चला रहा हूँ। इसमें आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं डायरेक्ट आप लोगों के देख लूंगा। किसी प्रकार के कोई डाउट होंगे तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने सुबह मॉर्निंग में जो क्लास ली थी, तो उस मॉर्निंग वाली क्लास में क्या हुआ था कि नेटवर्क का इशू आ गया था, जिसके कारण लगभग 44 मिनट तक आपकी क्लासेस चली थी। और मैं उसी क्लास को फिर से ब्रह्म समाज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्रह्म समाज ऊपर की सारी बात हम देख चुके हैं, तो ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर हम आर्य समाज के बारे में बात करेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत फराजी या वहाबी और देवबंद आंदोलन और साथ ही साथ में हम अहमदी आंदोलन, इस प्रकार के आंदोलन की चर्चा करते हुए क्लास को कंप्लीट करेंगे। इस सेशन में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर से इंश्योर करना चाहूंगा, ये रिकॉर्डेड क्लास है और अब आपको आज और कल लगातार क्लासेस जो मिलेगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। मैं क्लास को रिकॉर्ड करूंगा, फिर जहां पर नेटवर्क सुविधा रहेगी वहां जाकर मैं इसको अपलोड करके आऊंगा, ताकि वो क्लासेस आपको यथावत सही समय पर मिल जाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। ब्रह्म समाज, जैसा कि साथियों मैंने आपसे कहा है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है, ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इन्हीं को आधुनिक भारत का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेता रहेंगे और 1828 में ही ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जो आपके राजा राम मोहन राय है, इन राजा राम मोहन राय ने, आपको पता होगा, लगभग 1814 और 1815, 1814-15 में सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध एक संघर्ष और जागरूकता का अभियान चलाया था। और उस जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक सभा का गठन किया था, जिसका नाम था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का गठन किया था। तो कभी आपसे पूछा जाए आत्मीय सभा का गठन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आत्मीय सभा का भी गठन किया गया था। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आगे चलकर आप देखेंगे तो 1817 में ही इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना कर दी। हिंदू कॉलेज की भी स्थापना कर दी, हिंदू कॉलेज। और ये कहां पर की है? ये हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की है, ये कलकत्ता में की है। कहां पर की है? कलकत्ता। क्लियर हुआ? उसके बाद 1825 में ही, इसी क्रम में आप लोग देखेंगे 1825 में ही इन्होंने 1825 में ही इन्होंने एक वेदांता कॉलेज की, वेदांता कॉलेज, वेदांता कॉलेज की भी स्थापना कर दी। और फाइनली फिर और ये वेदांता कॉलेज की स्थापना की, पश्चिम और भारतीय शिक्षा को एक साथ ये जोड़कर देखा जाता है इसमें। और फिर आपका फाइनली 1828 में ही राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी जाती है। ये जो ब्रह्म समाज है, यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखना, ये ब्रह्म समाज जो है ना आपका, ये एकेश्वरवादी संस्था है। क्या है आपका? एकेश्वरवादी संस्था। एक ईश्वर को मानने वाली संस्था है। और हिंदू धर्म में सुधार के लिए यह ब्रह्म समाज शुरू हुआ है, जिसमें आप देखेंगे सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, वर्ण व्यवस्था, पर्दा प्रथा, इन सब का विरोध करेगी। अवतारवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, इन सब का विरोध करती है। हिंदू और मुस्लिम ईसाई सभी धर्मों के गुणों को समावेशित करती है। आस्तिकवाद जो आचरण पर ये बल देती है, आस्तिकवाद पर बल देती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात जो अगर कह रहा है ये, तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, इन सभी धर्मों के गुणों को अपने में समाहित करके रखती है, सभी को समावेशन लेकर चलती है। इसलिए हमने कहा कि ये सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर क्या चलता है आपका ब्रह्म समाज। सामाजिक सुधार के अंतर्गत बात करें, सोशल रिफॉर्म में की बात करें, तो सती प्रथा, जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से सती प्रथा उन्मूलन कानून 1829 बनाया जाएगा। तो 1829 में कानून बनेगा और लगभग 1830 में सती प्रथा पूरी तरह से क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी।
ठीक है। बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति भेदभाव का विरोध किया है, सामाजिक सुधार के संदर्भ में बात करते हैं। वही शैक्षिक सुधार के अंतर्गत आप देखें तो शैक्षिक सुधार में विद्यालय और कॉलेज की स्थापना की गई। जैसे कि मैंने राजा राम मोहन राय के बारे में बात की कि इन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया है कलकत्ता में, वेदांत कॉलेज बना रहे हैं, ठीक है। और धार्मिक कुरीतियां तथा सांस्कृतिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष चला रहे हैं, जिसमें आत्मीय सभा का गठन कर रहे हैं, बंगाली और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। महिला सुधार की भी बात करें तो यहाँ पर महिलाओं जो सामाजिक जो एक कुप्रथा है, ये बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, ये महिलाओं के लिए तो है। तो महिलाओं के सुधार में आप देखेंगे नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। वही सामाजिक चेतना की बात करें तो यहाँ पर आप जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और छुआछूत प्रथा जैसी है इसका विरोध की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये बात करते हैं वित्तीय आर्थिक सुझाव के संदर्भ में। तो उसमें बताते हैं कि भारतीय निर्यात शुल्क घटाने की सिफारिश की, यानी कि निर्यात शुल्क, हम लोग जो भी एक्सपोर्ट करते हैं तो भारी निर्यात शुल्क हटाने की सिफारिश की थी। पत्र पत्रिकाओं में भी जो आपका राजा राम मोहन राय है, इनकी अग्रणी भूमिका है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इनकी 3 प्रमुख पत्र पत्रिका है, एक संवाद कौमुदी है, एक आपका ब्रह्म जनमत है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसी क्रम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा संजीवनी और नवयुग भारत, ये सभी किसकी रचना है, ये आपका राजा राम मोहन राय के अंतर्गत ये प्रमुख रचनाएं हो जाएगी, ठीक है। तो इन रचनाओं के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। नेतृत्व परिवर्तन, ये मैंने पहले पढ़ाया था आप लोगों को, लेकिन वो इसका इशू हो गया था उसमें नेटवर्क की वजह से। यहाँ पर देखेंगे राजा राम मोहन राय के नेतृत्व की बात करें, नेतृत्व परिवर्तन का, तो जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, ये मृत्यु ब्रिटेन में होती है इनकी, ब्रिटेन में इनको जब इन्वाइट किया जाता है तो ब्रिटेन में ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद यहाँ पर पंडित रामचंद्र, ध्यान रखना ये रामचंद्र है, यहाँ पर पंडित रामचंद्र, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, पंडित रामचंद्र विद्यावगीश, ये पूरा नाम क्या हो जाएगा, विद्यावगीश। पंडित रामचंद्र विद्यावगीश और द्वारिका नाथ, इन दोनों के द्वारा आगे की चीजें इसको रन करवाते हैं ब्रह्म समाज को। अब एक बात और ध्यान रखना, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है, ये द्वारिका नाथ टैगोर के बाद आते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर क्या करते हैं, कलकत्ता में 1829 में, ध्यान रखना 1829 में ही भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रचार प्रसार और सत्य की खोज के उद्देश्य से, ये देवेंद्र नाथ टैगोर सत्य की खोज के उद्देश्य से 1839 में 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता के जोरासांकी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ये कहां पर की है, ध्यान रखना कहां पर की है, कोलकाता में। और कोलकाता में कहां पर, जोरासांकी में, ठीक है। उसके बाद केशव चंद्र सेन के कार्य की बात करें तो यहाँ पर इंडियन मिरर, सुलभ समाचार पत्र संपादन और शाखाएं खोलना संगत सभा का। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, देवेंद्र नाथ टैगोर ही जब आपका 1843 में नेतृत्व संभाल लेते हैं ब्रह्म समाज का, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षर कुमार दत्त, राजेंद्र लाल मित्र, ताराचंद चक्रवर्ती जैसे समाज सुधारक उस समय तत्वबोधिनी सभा के सदस्य थे। और तत्वबोधिनी सभा के सदस्य थे, तो सभा के द्वारा बंगाली भाषा में एक पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली गई थी, ये भी ध्यान रखना आपको, तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली गई थी, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब केशव चंद्र सेन ने अपने अनुयायियों के साथ में मिलकर एक संगत सभा का भी गठन किया था, क्योंकि बंगाल के बाहर संयुक्त प्रांत और पंजाब मद्रास में ब्रह्म समाज की शाखाएं इन्हीं के कार्यकाल में खोली गई थी। तो केशव चंद्र सेन के बारे में आप ध्यान रखना, इंडियन मिरर, सुलभ समाचार पत्र, शाखाएं खोलना, संगत सभा का गठन करना। तो संगत सभा का जो गठन की बात की जा रही है, ये अनुयायियों के साथ मिलकर इन्हें संगत सभा का गठन किया था। तो प्रश्न बन सकता आपका केशव चंद्र सेन को लेकर कि संगत सभा का गठन किसने किया, तो केशव चंद्र सेन ने, क्योंकि यह जो चाह रहे थे, यह दक्षिण भारत के अंतर्गत बात करें या संयुक्त प्रांत आपका उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश तक ये शाखाओं का प्रसार करना चाह रहे थे। तो संगत सभा का गठन किया इन्होंने। और मूर्ति पूजक व्यक्ति का निमंत्रण न स्वीकार करने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने
और वेश्याओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य समारोह को प्रोत्साहित न करने आदि के संकल्प ये दिलवाते हैं। और शीघ्र ही केशव चंद्र सेन इन उदारवादी विचार के कारण उनमें देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। अब क्या होता है कि ये केशव चंद्र सेन है, पूरी कहानी समझाता हूं, जो विभाजन होगा, इसका विभाजन होगा तो यहाँ पर आप समझिए। यहाँ पर एक है आपके, एक व्यक्ति आपके कौन हो जाएंगे, एक केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन प्लस एक आपके है देवेंद्रनाथ टैगोर। और ध्यान रखना, ये आपके राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद की कहानी बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आपका केशव चंद्र सेन है, ये केशव सेन क्या कर रहे हैं, केशव चंद्र सेन ने अपनी अनुयायी के साथ में मिलकर सबसे पहले तो इनने संगत सभा का गठन किया। किसका? संगत सभा का गठन। अब संगत सभा का गठन केशव चंद्र सेन ने कर दिया। उसके बाद इस सभा की बैठक में सदस्य अपनी जाति छोड़ने, मूर्ति पूजक व्यक्ति का निमंत्रण न स्वीकार करने, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने, वेश्याओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य समारोह को प्रोत्साहित न करने आदि जैसे संकल्प यहाँ पे लिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इस संगत सभा में संकल्प दिलवाते हैं। और संकल्प कैसे, मैंने आपको बता दिया कि जो वेश्याएं होती है, ये डांस करती है, इन डांस की अनुमति इनको नहीं देने, यानी कि नृत्य समारोह को प्रोत्साहित न करने, और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है, मूर्ति पूजक जो व्यक्ति होते हैं उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करना है, और बैठक में अपनी जाति को छोड़ने जैसी चीजें का संकल्प यहाँ पर केशव चंद्र सेन दिलवाते हैं। और ये बात, ये जो संकल्प है, यह संकल्प इन देवेंद्रनाथ टैगोर को, ध्यान रखना, ये जो संकल्प की बात की जा रही है, ये संकल्प देवेंद्रनाथ टैगोर को नहीं पचते हैं। ये जो संकल्प है इन देवेंद्रनाथ टैगोर को नहीं पचते हैं। क्लियर है? केशव चंद्र सेन ने क्या किया, तो केशव चंद्र सेन के इन उदारवादी विचार के कारण उनमें तथा देवेंद्रनाथ टैगोर में क्या हो गया, अब मतभेद हो जाएगा, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी तो समय आ जाएगा आपका, कौन सा समय रहेगा आपका, 1865। 1865 में जो आपके देवेंद्रनाथ टैगोर है, ये ब्रह्म समाज के न्यासी की हैसियत से केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से अपदस्थ कर देते हैं। कौन? देवेंद्रनाथ जो है आपके, ये देवेंद्रनाथ किसको? केशव चंद्र सेन को इनकी आचार्य की पदवी ले लेते हैं। ये आचार्य की पदवी क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और जैसे आचार्य के पद की समाप्ति करते हैं तो ये सेन आचार्य की पदवी से बर्खास्त होने पर ये केशव चंद्र सेनी ही जो है, ये 1866 में, ध्यान रखना, 1866 में एक नवीन संगठन के तौर पर, एक नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर के पास में जो ब्रह्म सभा थी, ब्रह्म समाज था, और ब्रह्म समाज का नाम क्या रहेगा इसका, आदि ब्रह्म समाज, जो पहले से चला रहा है, आदि ब्रह्म समाज। तो विभाजन कब हुआ बताइए, 1866 में। या फिर आप लोग बताइए 1865 में क्या हो जाता है, 1865 में इनके मध्य विचारों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, और फाइनली देवेंद्रनाथ टैगोर तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं, और एक जो आपका नवीन ब्रह्म समाज सामने आता है वो 1866 में हो जाता है। तो यही बात आपकी यहाँ पर मैंने कोट कर रखा है, जरा आप यहाँ पर देखेंगे एक बार तो सारी चीज आपको स्पष्ट हो जाएगी। एक सेकंड, ये क्यों हो रहा है, यहाँ पर देखिए जरा, ये लिखा मैंने यहाँ पर। अब देखिएगा दूसरा विभाजन होता है इसमें, दूसरे विभाजन की भी मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर देता हूँ। दूसरा विभाजन भी आपका इस ब्रह्म, ये तो पहला विभाजन हो गया, पहला विभाजन आपका, इस सभी को क्या बोला जा रहा है, ये आपका फर्स्ट विभाजन है ब्रह्म समाज में। ये जो कहानी बताई मैंने, ये प्रथम विभाजन है।
और ये प्रथम विभाजन आपका 1865 में हो रहा है। इसके बाद जो आपके केशव चंद्र सेन है, इनकी देखना आप लोग कैसे स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे थे। ये अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने क्या किया, देखिएगा 1872 के समय की बात है। कब की? 1872 के समय की बात है। और इन केशव चंद्र सेन ने ही, ध्यान रखना, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम आया। (1872) इसको कानूनी मान्यता मिल गई। इसके पश्चात जो भारतीय सुधार संघ नामक संस्था का भी गठन किया, भारतीय सुधार संघ। लेकिन भाई साहब ने क्या किया, इन केशव चंद्र सेन ने नियम तो बना दिया, फिर इनने अपनी ही अल्पवयस्क 13 वर्ष की पुत्री का विवाह कर दिया जाता है। और जैसे 13 वर्ष की पुत्री का 1778 में, 1878 में, कब? 1878 में क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। तो ये कहा गया कि जिन्होंने कानून बनाया विवाह पूर्व वैदिक कर्मकांडों के अनुरूप ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए ये विवाह उन्होंने संपन्न करवाया, तो वैसी स्थिति में पुनः यहां पर दूसरा विभाजन सामने आ जाता है। और यह दूसरा विभाजन कब आया आपका? 1878 में। और जब दूसरा विभाजन सामने आया तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस दूसरे विभाजन में क्या होगा? दूसरे विभाजन में ये होगा कि जो आदि ब्रह्म समाज है वो तो देवेंद्रनाथ टैगोर का है ही सही, ठीक है। अब केशव चंद्र सेन की बात आई, तो केशव चंद्र सेन का कौन सा था? नवीन ब्रह्म समाज। तो इसका मतलब जो ये नवीन ब्रह्म समाज है, क्या हुआ? इधर देखिएगा, नवीन ये नवीन ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाएगा। ये नवीन ब्रह्म समाज जिसे हमने भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा था, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। कब होता है? दो भागों में विभाजित ये आपका 1878 में ही होता है। एक बन जाता है आपका साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, और एक आपका भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन का, ये भारतीय ब्रह्म समाज। तो ये तो आपका केशव का है, और ये इसके नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? आपके आनंद मोहन। ये दूसरा विभाजन होता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपका यहाँ नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसमें। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्य समाज का। आर्य समाज में देखेंगे आप लोग, तो आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जो है आपके उत्तर भारत के लूथर कहे जाते हैं, नॉर्थ इंडिया के लूथर कहा जाता है, ध्यान रखना, उत्तर भारत के लूथर। वेदों की ओर लौटो का नारा देते हैं, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं, और आर्य समाज के संस्थापक होते हैं। 1824 में तो इनका जन्म गुजरात के बचपन में गुजरात के मोरबी में होता है। बचपन का नाम मूलशंकर होता है। मथुरा में स्वामी विरजानंद से शिक्षा प्राप्त करते हैं। वेदों की ओर लौटो मूल इनका मंत्र है, और स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। मूर्ति पूजा, अनुष्ठान, अवतार, अद्भुदेववाद, श्राद्ध और पशु बलि, तंत्र मंत्र आदि का विरोध किया था, और शूद्रों महिलाओं के उन्नयन पर बात की थी इन्होंने। और फिर आप देखेंगे वैदिक शिक्षा के प्रसार प्रचार और अस्पृश्यता का कड़ा विरोध किया, शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1883 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। अब ये आर्य समाज की स्थापना के बारे में ये सारे फैक्ट मैंने आपको बतला दिए। प्राचीन वैदिक धर्म की और शुद्धि की स्थापना की बात करते हैं, यानी कि जो शुद्धिकरण जो आंदोलन चलाया था ना, शुद्धिकरण यानी कि दबाव में यदि किसी हिंदू का
मुस्लिम संप्रदाय में अगर परिवर्तन हो गया तो वो सभी अपने पुनः धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था अपने धर्म में पुनः प्रवेश के लिए, पुनः पुनः हिंदू धर्म, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश के लिए। ठीक है, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शूद्रों और स्त्रियों को वेद पढ़ने का, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार दिया। मुख्यालय 1877 में लाहौर में ले गए। बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया। अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। परम ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वधर्म संभाव की बात की। और प्रमुख सिद्धांत में वेदों का अध्ययन करना, मंत्र पाठ, मूर्ति पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा, अवतारवाद का विरोध, स्त्री शिक्षा पर बल देना। अब हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार की में बात करें तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का एक महत्वपूर्ण योगदान आपको आर्य समाज के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने स्त्री शिक्षा, निर्गुण ईश्वर के में विश्वास, कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास की बात करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, वेदों के अनुसार मंत्र पाठ करना पसंद करते हैं। तो ये सभी आपके आर्य समाज की प्रमुख विशेषता भी हो जाती है। ठीक है, यानी कि आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत में आप ये जरूर नोट कर लेना कि इसके प्रमुख स्रोत में आप देखेंगे तो वेदों का अध्ययन की बात की थी, मंत्र पाठ करना, मूर्ति पूजा का खंडन करना, कर्म फल पुनर्जन्म में विश्वास करना, निर्गुण ईश्वर में विश्वास करना, स्त्री शिक्षा पर बल देना, बाल विवाह बहु विवाह का विरोध करना और हिंदी संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन की हम बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद का जन्म तो आपका 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ये आप लोग जानते भी है। और ईश्वर को प्रत्यक्ष जानने और समझने को लेकर अत्यधिक जिज्ञासु छात्र थे। रामकृष्ण परमहंस की भेंट होने पर तथा उनके विचार से प्रभावित होकर विवेकानंद इसके शिष्य बन गए। और रामकृष्ण परमहंस जो है, रामकृष्ण परमहंस की जैसे मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात आपका 1887 में, ध्यान रखना 1887 में संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और खेतड़ी महाराज की प्रेरणा से उन्होंने अपना विवेकानंद नाम रखा था। ये भी ध्यान रखना, शायद इसमें लिखा हुआ देख लेता हूं मैं, या नोट कर देता हूं। देखिएगा, 1887 में संन्यास ग्रहण किया और संन्यास ग्रहण करने के बाद जो खेतड़ी के राजस्थान में, ये खेतड़ी के महाराज, खेतड़ी आपका जयपुर में आती है, महाराज की प्रेरणा से इन्हें विवेकानंद नाम मिला। ठीक है, शिकागो के हिंदू सम्मेलन में और इनमें व्याख्यान देने के लिए भी गए थे। आपका 1893 में शिकागो में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में प्रभावशाली भाषण देते हैं। भौतिकवाद और अध्यात्म के बीच में एक संगठन बिठाते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा दो प्रमुख संपादन किया जाता है, एक प्रबुद्ध भारत और एक प्रबोधनी। ये दो जरूर ध्यान रखना, एक बंगाली में आपका और एक अंग्रेजी में। जाति प्रथा का और कर्मकांड की आलोचना करते हैं। सेवा को मोक्ष से अधिक महत्व देते हैं। मृत्यु उनका 1992 में लगभग आप 39 वर्ष की उम्र में। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता इनको कहा था, ये ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के पितामह। अब रामकृष्ण मिशन की हम बात करते हैं यहाँ पर, और रामकृष्ण मिशन की बात करें तो यहाँ पर 1897 में विवेकानंद के द्वारा ही स्थापना की जाती है रामकृष्ण परमहंस की, रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु रहे, उनके याद में स्थापना की जाती है। वेदांत दर्शन पर आधारित मानवतावाद की सेवा करना, दरिद्र नारायण की सेवा करना, संकट के समय चिकित्सालय व अन्य सेवाएं प्रदान करना। बेलूर मठ कलकत्ता के निकट स्थापना की मुख्यालय के तौर पर। मिशन के अंतर्गत चिकित्सालय, अनाथालय, सेवा सदन, विद्यालय, विधवाश्रम आदि स्थापित करना। भारतीय अध्यात्मवाद और पाश्चात्य संस्कृति का मिश्रण करना। विभिन्न संप्रदायों के बीच में समन्वय और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का प्रयास करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में ध्यान रखना, 1875 में स्थापना होगी, जब आपकी आर्य समाज की स्थापना हो रही थी तभी। और हिंदू, बौद्ध, जरथुस्त्र धर्म का पुनरुत्थान करना। उपनिषद, सांख्य, योग, वेदांत से प्रेरित है ये आपका। ठीक है, पहले यूएसए में देखा था 1875 में, भारत में 1882 में मद्रास के अड़ियार में ये स्थापित हो जाता है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। और यहाँ पे आपका जो मैडम ब्लाउटस्की और
कर्नल अलकाट के द्वारा इस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया जाता है। हिंदू, बौद्ध और जरथुस्त्र धर्म का पुनरुत्थान करना, धर्म को समाज की सेवा का माध्यम बनाना, जाति, धर्म, लिंग, रंग से परे मानवता और विश्व बंधुत्व का प्रसार करना। और अनुयायी मानते थे कि ईश्वर ज्ञान, ध्यान, योग, चिंतन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय उपनिषद, सांख्य योग और वेदांत से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एनी बेसेंट की बात कर लेते कुछ शॉर्ट में यहाँ पर। एनी बेसेंट जो आपका आयरलैंड की है और 1847 में इनका जन्म होता है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेती है। 1893 में यह इंडिया आ जाती है और भारत में धार्मिक जो आपका धार्मिक सामाजिक सुधार में सक्रिय भाग लेते हैं। और एनी बेसेंट बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध करती है। और उसी क्रम में आप देखेंगे तो 1899 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर देते हैं। 1916 में बनारस विश्वविद्यालय और 1916 में ही होम रूल लीग में भी सपोर्ट करती है। राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन होता है दिसंबर के माह में, उस समय आपकी पहली महिला अध्यक्षता बनेगी और 1933 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की बात कर लेते हैं। 4 प्रमुख आंदोलन है, क्विकली इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, एक एक पेज के सभी। पृष्ठभूमि की बात करें तो मुस्लिम धर्म में भी जो है सामाजिक कुरीतियां व्याप्त होती है, धार्मिक कुरीतियां रहती है, रूढ़िवादिता रहती है। इन सभी अंधविश्वासों में सुधार करने के उद्देश्य से यहाँ पर मुस्लिम धर्म में भी सुधार आंदोलन का सूत्रपात होता है। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सैयद अहमद बरेवली और बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा प्रारंभ किया जाता है। सबसे पहले हम वहाबी या वलीउल्लाह आंदोलन की बात करते हैं। तो वहाबी आंदोलन की बात करते हैं तो शाह वली उल्लाह 18वीं सदी में पहले मुस्लिम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों के मध्य व्याप्त सामाजिक धार्मिक बुराइयों के प्रति चिंता प्रकट की थी। ठीक है, और उन्हीं के नेतृत्व में फिर आप लोग देखेंगे तो शाह वली उल्लाह 18वीं शताब्दी में उन्होंने इसके बारे में कहा, सामाजिक धार्मिक बुराइयां यहाँ पे भी व्याप्त हैं, इनको समाप्त किया जाए। अतः वो आप देखेंगे तो मुसलमानों की दशा में सुधार करने हेतु पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई है उसे वहाबी आंदोलन या वली उल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुरान का फारसी में अनुवाद किया। 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय ब्रिटिश शासन के विरोध में सक्रिय रहे। बाद में सैयद शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेवली ने इस विचारधारा का प्रसार किया। शाह अब्दुल्ला अजीज ने हिंदुओं को दार उल इस्लाम घोषित करने का आह्वान किया। अब फराजी आंदोलन की बात कर लेते हैं। फराजी आंदोलन की स्थापना 1818-19 में बंगाल में हुई है। हाजी शरीयतुल्लाह इनके संस्थापक थे। उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना, अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य का पालन करना। फराजी शब्द फर्ज से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है अनिवार्य कर्तव्य। फिर न्याय, सामाजिक समानता, मुसलमान के सार्वभौमिक भाईचारे पर बल देना। ब्रिटिश शासन को मुसलमानों के धार्मिक जीवन के लिए हानिकारक माना है। आंदोलन ढाका, फरीदपुर, बेकरगंज और मेमनसिंह, टेपरा, चटगांव, नोआखली, असम में फैल गया था आपका। 1840 में हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के बाद में उसके पुत्र मोहसिनुद्दीन अहमद के नेतृत्व किया। आंदोलन ने किसानों के अधिकार के लिए क्रांतिकारी रूप धारण किया। 1847 में दुदू मियां ने गिरफ्तार होने 1862 उसके मृत्यु के बाद में आंदोलन कमजोर पड़ गया। अब बारी आती है आपका अलीगढ़ आंदोलन की। अलीगढ़ आंदोलन के भी संस्थापक आपको सर सैयद अहमद खां के बारे में ध्यान रखना। सर सैयद अहमद खां 1817 में ही दिल्ली में एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। और फिर यहाँ पर बात करें, इनका सांप्रदायिक टकराव से विरोध थे और धार्मिक सहिष्णुता तथा सभी धर्मों में अंतर्निहित एकता में विश्वास रखते थे, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में वह हिंदू प्रभुत्व की बात करने लगे और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में मुस्लिम को अलग करने की सलाह देने लगे। ठीक है, सर सैयद अहमद खां के बारे में मैंने आपको ये बता दिया। कुरान की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की। स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह का विरोध किया। 1897 विद्रोह के बाद मुस्लिमों को ब्रिटिश शासन के से अलग रखने का प्रयास सुझाव दिया। 1876 में सेवानिवृत्ति के बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। यहाँ पर 1888 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। प्रमुख कृतियां अजीब उल अखलाक और औसाव ए बगावत ए हिंद, लॉयल मोहम्मडन ऑफ सोसाइटी, हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट इन बिजनौर, ये स्थापना की है। 1893 में मृत्यु हो जाती है जब हम लोग शिकागो में जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद और एनी बेसेंट, उसी समय आपके साथ सैयद अहमद खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देवबंद आंदोलन के बारे में देख लेते हैं, फिर अहमदिया आंदोलन।
1866 में देवबंद आंदोलन, संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई। उद्देश्य कुरान या हदीस का प्रचार प्रसार, धार्मिक शिक्षा का पुनरुत्थान करना। और अहमदी जो अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में शुरू किया गया था। अलीगढ़ और जो आपका ये जो देवबंद है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। मुसलमान समाज के नैतिक और धार्मिक उत्थान के समर्थन करते हैं, यानी कि विचारधारा को लेकर नहीं, यहाँ पर मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी, मतलब एक अलीगढ़ आंदोलन विरोध करता है जबकि वहीं आपका सैयद मक्का इसका विरोध करता है। प्रमुख नेता मोहम्मद उल हसन शिवली नुमानी। शिवली नुमानी ने 1894-95 लखनऊ में उदरुल उलूम नेदव तुल उलमा की स्थापना की। इस आंदोलन में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेता उभरे थे इसमें। और लास्ट पेज में हम देख लेते हैं अब अहमदी आंदोलन के बारे में। स्थापना इनका 1889 में कादियान इनकी पंजाब में हुई है। मिर्जा गुलाम अहमद इसके संस्थापक है। मुस्लिम समाज में बुराइयों को का उन्मूलन करना, उदारवादी सिद्धांत अपनाना, पश्चिमी शिक्षा को अपनाना, ये बात यहाँ पर कही गई थी। देखिएगा, ये अहमदिया आंदोलन पश्चिमी शिक्षा को अपनाने की बात कर रहा है, जबकि आपका अलीगढ़ आंदोलन ऐसा नहीं कर रहा है, देवबंद आंदोलन ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। संस्थापक ने स्वयं को हजरत मोहम्मद, फिर कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार माना। पुस्तक यहाँ बहरीन है, अहमदिया और हिंदू सुधार आंदोलन से प्रेरित है, ठीक है। तो ये आपका धार्मिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में मैंने बात किया है। एक कोका आंदोलन के बारे में आप ध्यान रखना। कोका आंदोलन आपका पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल सियान साहब कहा जाता है, उसके शिष्य बालक सिंह के द्वारा लगभग 1840 में हुआ था आपका कोका विद्रोह, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो आपका आ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपके ये क्लास को आपने काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो सुबह वाली क्लास और उस क्लास दोनों को मिलाकर आपकी ये पूरा टॉपिक हो जाता है। सुबह मॉर्निंग में हो जाता है अगर बाय द वे नेटवर्क इश्यू नहीं होता है तो, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 16 था। 15 वाला तो मॉर्निंग में हो चुका है, ये 16 नंबर का लेक्चर आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसके बाद एक और क्लासेस आपका रिकॉर्डेड चलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।